हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पंकज कुमार जी भी हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और होने को ये इंडिया के लिए बहुत बधाई का विषय है। परंतु आज की डेट में जब पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी जो है क्वेश्चंस के कटघरे में खड़ी हुई है, अभी कुछ दिन पहले 11 मई को जो गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर ने बदली हैं कि अगर टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तो भी जो है उसे अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ कोविड की कैटेगरी में लाना है। और यहाँ तक कि अगर उसका जो डेथ का कारण है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है या इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, तो ये सब कोमॉर्बिडिटीज ना लगा के वहाँ पे जो अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे भी कोविड-19 ही रखना है। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने बिल गेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसके बाद एक ट्वीट आया जिसके थ्रू हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया है कि गेट्स फाउंडेशन को जो है आगे लीड रोल निभाना चाहिए इन एनालाइजिंग द चेंजेस ऑफ अवर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक वर्ड था। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि पूरा विश्व जिसे अपराधी मानता है, इटली के जो एमपी हैं सारा क्विलियंस, उन्होंने इतने घोर एलिगेशंस उन पर लगाए कि उन्हें एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत उन्हें एक वैक्सीन अपराधी घोषित किया और यहाँ तक कि उन्होंने ये अपने वहाँ प्रेसिडेंट को गुहार लगाई कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जाना चाहिए। तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद पूरा विश्व आज अरेस्ट बिल गेट्स एंड अरेस्ट फॉची के नारे लगा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी बल्कि बिल गेट्स के जो रिप्लाई आया कि वो पार्टनरशिप का थैंक यू फॉर पार्टनरशिप विद गेट्स फाउंडेशन। तो ये कैसी पार्टनरशिप है, पूरी जनता इस बात को जानना चाहती है। अभी वो प्रश्न हल हुआ नहीं था कि नई खबर मिलती है कि डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन के रूप में डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की नियुक्ति का जो समाचार आता है, इससे जनमानस जो है बहुत ही घबराया हुआ है कि जैसे इज़राइल में जो नेतान्याहू हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने बच्चों की चिपिंग करना शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशंस आम वैक्सीनेशंस नहीं होंगी जैसे पहले बनती थी कि पैथोजेंस को किल करके या पैथोजेंस को वीकन करके, बल्कि ये मैसेंजर आरएनए होंगे और इस तरीके की पहली वैक्सीनेशन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि वायरस इतना म्यूटेट होता है। मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि हम बार बार जो है ये जेनेटिक चेंजेस करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में इस बार एक मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट किया जाएगा एंड वी लिटरली आर नॉट रेडी फॉर दिस। सो ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको कैसे हम लोग करें, क्योंकि डॉक्टर्स को लीगल नॉलेज नहीं रहती है और जो लॉयर्स हैं पूरी दुनिया जो है, क्योंकि मेडिकल नॉलेज ना होने के कारण पूरी दुनिया भयभीत है, लॉयर्स को मेडिकल फैक्ट्स नहीं पता है। तो इसमें कोई भी एक निर्णय जो है नहीं बन पा रहा है कि किस तरीके से इस समस्या से जूझा जाए। तो मैं चाहती हूँ कि एडवोकेट पंकज कुमार इसमें कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले आपके प्रश्न को तो मैं लूंगा ही, बट एक चीज जो इन चीजों को थोड़ी बेहतर लाइट में रख पाएगा वो समझने की जरूरत है कि क्या इस कोरोना क्राइसिस में हमारी गवर्नमेंट इस क्राइसिस को अपने लेवल पे, अपने ओन परसेप्शन पे, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए क्या कोई एनालिसिस और उसको एड्रेस करते हुए किसी सोल्यूशन की तरफ सोच पा रही है या नहीं। ये एक बहुत ही अहम फैसिट होगा इस पूरी प्रॉब्लम्स को, जिसको समझने की जरूरत है। आप क्या पाएंगे कि क्या करना चाहिए इस कोरोना क्राइसिस में, वो सारी गवर्नमेंट डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस को मानती आ रही है बिना उस पे समझे बूझे। जो डब्ल्यूएचओ कहता है वैसा हम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन हमने कर दिया। कल को वैक्सीन आना है वो हम कर देंगे। तो समझने वाली बात, देखने वाली बात ये होगी कि इस कोरोना क्राइसिस में हम किस संस्था के रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं और कितना ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये एक अलग फैसिट होगा कि उसे फॉलो करने के पीछे वजह क्या है। आज आप एक बात देखिए कि डब्ल्यूएचओ की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह क्वेश्चन में आ चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया
कि हम डब्ल्यूएचओ अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करे, क्लैरिफाई करे कि उसने जो भी गलतियां की, गड़बड़ियां की अभी तक वर्ल्ड को गाइड करने में, इस क्राइसिस में, वो गलतियां क्यों थी। और हमें लगता है कि ये अमेरिकन सिटीजन के हित में काम नहीं कर रहा है। समझने के लिए उस अमेरिकन सिटीजन के जगह पे आप कोई सिटीजन डाल दीजिए, इंडियन सिटीजन डाल दीजिए, किसी भी वर्ल्ड के देश के सिटीजन का नाम डाल दीजिए, एक्सेप्ट चाइनीज सिटीजन, चाइनीज गवर्नमेंट को छोड़ के। अब समझने वाली बात यह है कि जब एक संस्था जिसकी क्रेडिबिलिटी एक बड़े ही रिलायबल सोर्स है, अमेरिका को आप बहुत सारे मामलों में लीडर मानते हैं, तो आज अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बड़े ही दावे से कह रही है कि डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है वो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, और हमने भी देखा है कि किस तरह डब्ल्यूएचओ मिसलीड करता आया है इस मुद्दे पे पूरे वर्ल्ड को, और ये बात लगभग साबित नहीं कहे तो लगभग बहुत ठोस सबूत है कि डब्ल्यूएचओ चाइना के हित के लिए काम करता रहा है इस क्राइसिस में, और मिसलीड करता रहा वर्ल्ड को, जिसके वजह से बहुत सारे गलत डिसीजन लिए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक संस्था अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, तो क्या भारत जैसे कंट्री जिसमें 130 करोड़ आबादी होती है, जो कई 10 कंट्रियों की आबादी के बराबर होगा अगर दूसरी कंट्री की बात तब कर लें, तो क्या हमारे प्रीमियर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे सरकार को उस एजेंसी के रिकमेंडेशंस को ब्लाइंडली फॉलो करने चाहिए या नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट इज वन। सेकेंड एस्पेक्ट ये आती है कि वो व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ संदेह में ही नहीं है बल्कि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस आए हैं, और वो एविडेंस में वर्ल्ड वाइड एविडेंसेस हैं, उसके ओन नेशन में अमेरिकन सिटीजन्स ये बिल गेट्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमारे यहाँ कल्पना मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और वो केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो फाइनल नहीं हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे क्लीन चिट मिल गया। अगर केस चल रहा है तो इट कैन गो बोथ वे। उनकी जो एलिगेशन है वो ट्रू भी हो सकती है। चलिए, एलिगेशन ट्रू नहीं भी होती है तो ये पर्याप्त सबूत है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी फंक्शनिंग, उनकी मोडस ऑपरेंडाई क्वेश्चन में है, सब जुडिस है। ये तो क्लियर है जी। जब एक आदमी के ऊपर सिर्फ एक जगह से नहीं, हमने पढ़ा कि इटली के एमपी ने उनके फंक्शनिंग पे क्वेश्चन उठाया, अफ्रीकन नेशन के एक प्रेसिडेंट ने उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की, उस पर क्वेश्चन उठाया गया। कैनेडी के जो नेफ्यू हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रखा है बिल गेट्स के फंक्शनिंग के अगेंस्ट में। बहुत सारे मैटर रिपोर्टेड हुए हैं जहाँ पे बिल गेट्स ने बिना प्रॉपर ट्रायल के वैक्सीनेशन किया, अफ्रीकन कंट्रीज में किया, इंडिया में भी कुछ केसेस आए हैं। सबसे बड़ी सवाल है कि क्यों एक गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है उसके साथ कोई पार्टनरशिप, कोई अरेंजमेंट्स क्यों? अब हमारे बिल गेट्स ऐसे भी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर नहीं है कि उनके बगैर आप अपने इस प्रॉब्लम और क्राइसिस को मीटअप नहीं कर सकते। ऐसी भी कोई नहीं। ऐसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं हैं जिनके फीडबैक के बगैर आप 130 करोड़ की आबादी की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ना तो वो इकोनॉमिस्ट हैं, ना ही डॉक्टर है। तो एक बिजनेसमैन जिसके मोडस पे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं, यूएस के एक सुप्रीम कोर्ट जज ने भी लिखा, क्वेश्चन किया उनके डीपॉपुलेशन एजेंडे और सारे एजेंडे, ID 2020 एजेंडे पे भी क्वेश्चंस वहां के जुडिशरी कर रही है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो क्या वजह है जी, और वो कौन सा ठोस वजह है या एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस है जिसकी वजह से हमारी सरकार बिल गेट्स से के अंडर उनके सजेशन कह लीजिए, उनके पार्टनरशिप को कह लीजिए, उनके तहत काम करना चाहती है। और आप आइए, सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े ही रिलायबल एक स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं अक्रॉस दी पार्टी, उनको ऐसा माना जाता है। उन्होंने पब्लिक हित में बहुत कुछ किया है। अब उनकी पार्टी से ही है, बीजेपी पार्टी से ही। उन्होंने कहा प्राइमा फेसी एविडेंस है और हमारे गवर्नमेंट को बिल गेट्स से दूरी रखनी चाहिए। तो जो मूल बात आ रही है कि जब WH क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है एंड WH आज की डेट में उसे अपनी क्रेडिबिलिटी को रीगेन करने के लिए कुछ बातें प्रूफ करनी जी,
और उसको प्रूफ करने में वो कामयाब अभी तक नहीं है, प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो क्या ऐसे संस्थान के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई करके अपनी पॉलिसीज डिसीजन आप लेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? जी। हम पूरी वजह नहीं बता सकते बिकॉज हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हम सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि बिना कोई ठोस वजह के ऐसे ससेप्टेबल आदमी जिसके ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड एलिगेशंस हो रहे हैं, और वो व्यक्ति ऐसा भी नहीं, कोई ना तो इकोनॉमिस्ट है ना ही कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कि जिसके बिना हेल्प के इंडिया जैसी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती या हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति की इतनी जरूरत क्यों है? देश को नहीं जरूरत है, एक तंत्र को जरूरत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत क्यों है? और इतनी डुबियसनेस के बावजूद भी हमारा जो उनके प्रति इंक्लिनेशन है। अब आइए नेक्स्ट फेज की बात। अक्रॉस दी वर्ल्ड ये बातें चल रही हैं कि इस कोरोना क्राइसिस इज अ मेडिकल क्राइसिस, पीपल मे से दैट, बट अंडर दिस मेडिकल क्राइसिस क्या हो रहा है कि जो सरकार अपने सिटीजन पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम करना चाहते हैं, जो सरकारें अपनी परपेचुइटी को बनाए रखना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ डेरोगेटिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स, वो सरकारें इस मौके को एक सुनहरा मौका की तरह देख रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस मौके, ये जो प्रकृति ने एक मौका दिया है उन्हें, उस मौके का पूरा फायदा उठाकर हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को सब साइड कर, कॉर्नर कर, अपने परपेचुइटी या पावर के लिए रास्ता निकाले। इसी के वजह से ये जो डेटा सामने आ रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब डेटा सामने आ रहे हैं कि WHO के गाइडलाइन, इंडिया में भी ICMR की गाइडलाइंस आई है जिसमें आपने डॉक्टर्स को ये कह दिया है कि अनकन्फर्म्ड केसेस, सस्पिशियस केसेस, सारे केसेस में आपको डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि आप कोविड करार देते। टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो भी डाल दीजिए, टेस्ट नेगेटिव है तो भी डाल दीजिए। ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ICMR की गाइडलाइन एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। Yes. डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरकारें हमें डेटा को फच करके करना क्या चाह रही है? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है कि आप किसी भी चीज पे कंक्रीट रीजन पे नहीं पहुंचना चाहते, उससे पहले उसे कोविड डेथ टर्म देना चाह रहे हैं? Why? Yes. Where is the motivation? Where is the reason for doing that? Why you want to inflate the fear among the minds of people? क्यों है ये प्रेडिलेक्शंस, ये रुझान क्यों है कि जहां पे कंफ्यूजन भी है उसे कोविड डेथ करार दो? Why? Yes. अब we as a citizen, we can only see the tip of iceberg. We cannot see the complete iceberg. That is, we are not an investigating agency. As a tip of iceberg, हम यही समझ सकते हैं, ये चाहते हैं कि ये फियर बढ़े। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, इंडियन कंडीशंस में सिर्फ एक CM सामने आता है जी। इतने राज्य हैं, 25 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कहता है कि नहीं जी, इसकी मॉर्बिडिटी, इसकी डेथ रेट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और तंत्र कहती है कि जी आप पूरी डरिए, इतनी डरिए कि अपने बिस्तर से बाहर ना आइए। यस। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो गाइडलाइंस इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी गाइडलाइन लाया है, सेंट्रल गाइडलाइन जारी किया है कि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है, मतलब वो कोरोना पॉजिटिव भी है, तो उन्हें अब हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। इस बारे में भी सेंटर ने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना ही जो है प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कुछ सिटीजन्स को बताया, जबकि केजरीवाल जी ने इसके बारे में सिटीजन्स को बताया था कि अब जो है सिर्फ क्रिटिकल स्टेजेस में ही आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत। अगर आप ये 10 मई गाइडलाइन जारी हुई थी सेंट्रल से, तो इसकी अपने आप में प्रूफ करता है। और इवन आज की डेट में देखिए, आंकड़ा जो है लोगों को पढ़ना नहीं आता है, जो सामान्य जनता, आम नागरिक हैं, वो अनवगत होते हैं आंकड़े कैसे पढ़ते हैं। तो आज की डेट में जो हमें एक्टिव केसेस दिखते हैं, वो एक्टिव केसेस भी इतने टाइम तक प्रोलॉन्ग करते हैं, ट्रांजिट फेज में तब तक रहते हैं जब तक कि 2 बार टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। आपको कनिका कपूर का एग्जाम्पल पता है कि 5 बार उसकी टेस्ट रिपोर्ट गई, जब पर नेगेटिव आई तब उसको जो है वहां से डिस्चार्ज मिला। और अब जो 10 मई को नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार आपको सिर्फ होम आइसोलेट होना है जब अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, और 17 दिन के बाद आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है होम आइसोलेशन क्विट करने के लिए। इसका मतलब सरकार ये बात जान चुकी है कि डिजीज फेटल नहीं है।
फिर भी डर कायम करने के लिए वो लॉकडाउन वर्ड यूज करी हुई है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं, रात को कर्फ्यू। तो ये लॉकडाउन क्यों? सिर्फ एक डर कायम करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करने के लिए, ताकि मैंडेटरी वैक्सीनेशन वो जो है फोर्स कर सके। और वैक्सीनेशन की जहां तक की बात है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा सर, कि ये वैक्सीनेशन जो ये ला रहे हैं मिस्टर गेट्स, ये मॉडर्ना नाम की जो कंपनी है, ये पहली बार ला रही है, और ये जो कन्वेंशनल मेथड है उससे एकदम हटके होगा। मतलब दे विल नॉट inject pathogen into it, which in a killed form or a weakened form, but this time they will inject RNA code. So it can produce a series of alterations in our genome, and we are not ready for that. We are not a guinea pig. So इसमें लॉ में क्या प्रावधान है, हम किस तरीके से जो है आगे बढ़े, बिकॉज लॉयर्स और मेडिकोस को हम लोगों को इकट्ठे आना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज इजराइल में तो बच्चों की चिपिंग शुरू हो गई है, और जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो हम लोग डरे हुए हैं। कल आज हम लोग लॉकडाउन का अगर विरोध करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो जो है FIR दर्ज हो जाती है। कल अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, अचानक प्रधानमंत्री जी आएंगे, कहेंगे कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई ना वो कहीं जा पाएगा ना आ पाएगा, वी कैन नॉट इवन ट्रेवल एंड वी कैन नॉट इवन डू एनी ट्रेड, तुम्हारे पास क्या रास्ता रह जाएगा। और आज की डेट में भी अभी बिहार का मैंने पिछले दिनों अभी कल ही एक डाटा रिलीज किया है, तो जो भी डेथ्स हैं, इवन हिस्ट्री है कि उसको क्रोनिक गॉल ब्लैडर कैंसर है, रीनल फेल्योर, एंड शी डाइड, बट फाइंडिंग कोरोना वाज अ इंसिडेंट, was a coincidence, लेकिन that उसमें भी जो अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ उन्होंने कोविड दे दिया। अगर कोविड ही कारण होता है मरने का, तो हेल्दी पेशेंट्स को भी वही सिम्टम शो करता। सो ये कुछ घपलाबाजी हो रही है, सब समझ में आ रहा है। इसमें अगर हम RTI लगाएं कि जितने भी लोगों की कोविड से डेथ हुई है उनकी हिस्ट्री अगर हम मांगे, तो उसमें काफी चीजें जो है सामने आ सकती हैं, और वो ट्विस्ट करके लोगों को बता दिया जा रहा है कि कोविड से डेथ एक्सेलरेट हो जाती है। पर हम सिर्फ WHO के रिसर्चेस ही क्यों देखें? डॉक्टर जोहान जे सिंह के WHO में रह चुके हैं, वो ही इज अ रिनोन्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो उन्हीं का कहना है कि इसकी फैटेलिटी रेट 0.01% है। डॉक्टर एरिक्सन, उनका भी कहना है इसकी फैटेलिटी रेट 0.03% है। और जहां तक ये जो भी मोर्टेलिटी रेट बता रहे हैं 3.1%, वो केस फैटेलिटी रेट है। आज आपने 10 लाख टेस्ट किए हैं, उसमें से 1 लाख पॉजिटिव आए हैं, उस 1 लाख का आउटकम जो है 3000 मौतें हैं। तो वो जो है उस केस की फैटेलिटी है, इन्फेक्शन की नहीं है। इन्फेक्शन आज 85% लोग हैं जिनमें सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। तो जो हम इन्फेक्शन की फैटेलिटी रेट निकालेंगे, वो तब निकालेंगे कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन, जब हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पूरी एंटायर पॉपुलेशन जिनको ये कोविड इन्फेक्टेड है, वो उसको केस मिलेंगे। जितना लंबा केस नंबर होगा उतना कम मोर्टेलिटी आएगा, तो इट विल नेचुरली रिड्यूस टू 0.01%। तो इस तरीके से जनता को गुमराह किया जाना, आज से पहले कभी आपने, क्या वकील साहब आप ही बताइए, आपने देखा कि कोई डाटाज या कोई स्टैटिस्टिक इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं? और जब आप ये डाटा जो स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पुराने जो आंकड़े हैं वो भी बुलाइए ना, और डिजीजेस के भी दिखाइए ना, कि हर साल टीबी से कितना आदमी मरता है, हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 4 करोड़ जाता है, और हर साल जो है डेथ्स जो है 8-8 लाख तो कैंसर मरते हैं। तो ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे पास अब उपाय क्या है, किस तरीके से हमें बढ़ा जाए? इसका एक सबसे एक रास्ता जो हमें दिखता है वो ये है कि ये सारे जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड केसेस को हैंडल कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे RTI में ये डाटा मांगा जाए कि इस कोविड के दौरान दूसरी बीमारियों से मरने वाले लोग की संख्या कितनी थी। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि वो डेटा देने में या तो नाकामयाब होंगे, तो कोई भी व्यक्ति ये कोरिलेट कर सकता है कि क्या ये संभव है कि किसी गिवन हॉस्पिटल में 2 मंथ्स में किसी और बीमारी से कोई नहीं मरा। दैट इज वन। सेकेंडली, आप डेटा मंगा लेंगे कि पिछले साल का उस बीमारी से मरने वाले लोगों का, और खासकर 2 महीने में इस महीने के दौरान वो कितनी थी। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, और इसे आप एज एविडेंस यूज कर सकते हैं जहां भी आप चाहें। आप ये दिखा सकते हैं कि ये डेथ जो भी हुई इस हॉस्पिटल में, उसे फच किया गया, उसे कोविड दिया गया। तो इस तरह से आप इस फैक्ट पे पहुंच पाएंगे जो फैक्ट आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस दौरान हुए सारे डेथ को कोविड डेथ में तब्दील किया गया, बिकॉज ये तो संभव ही नहीं कि किसी हॉस्पिटल में 2 महीने में
कोई डेथ दूसरी बीमारी से ना हुआ हो, या उसकी संख्या जो है सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड हो अगर पिछले साल या किसी गिवन टाइम में, दैट इज वन। सेकेंडली, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इस क्राइसिस में, पैंडेमिक में, पूरे वर्ल्ड में एवरीबडी इज अनसर्टेन, एवरीबडी इज not able to say exactly how things will go and how things should go. There is only one person who is very certain, that is Bill Gates. Bill Gates. He is so certain of things that he even without seeing that how this pandemic going, he says in one of the interview I have seen him speaking that we need to, we need to inject vaccine to entire 6 billion population of 7 billion population. Yeah. Yes. So the way he speaks, that's extraordinary in the sense that he's very certain about things. Yes. Question is, when a world is hit by pandemic, how could you be certain unless you have a program, you have an agenda? Yeah. So undoubtedly, to any rational mind, his maneuverings are somewhere insinuating towards something fishy going in his mind. There's no denial. Problems ये हो रही हैं कि जितने भी गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, वो गवर्नमेंट्स और उस गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, जिनकी टेंडेंसी ऐसी है कि दे वांट परपेचुइटी ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट, इवन बाय सबरोगेटिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स। वो सारे लीडर्स को एक मौका मिल गया है। अगर आप लीगल राइट्स के हिसाब से आप देखें, चाहे वो नेतान्याहू हो, अब वो बच्चों को चिपिंग कर रहे हैं, तो उन्हें एक मौका मिल गया है कि वो अपनी पकड़ सिटीजन्स पे मजबूत करे। और जब भी शासन पकड़ ज्यादा मजबूत करती है तो वो करती क्या है, बहुत सिंपल फंडे हैं कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को ईट अवे करती है। अब जो बातें चल रही हैं वो बातें तो वक्त बताएगा, वो बात में एलिगेशन में कितनी सच्चाई है। अगर ये चिपिंग के थ्रू आप एक्सेसिबल है ऑफ 24 आवर्स, आपकी लोकेशन, आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर वो गवर्नमेंट के पास जाती है तो certainly government will, whenever it is needed, the government will misuse. Whenever it needed, a certain party and leaders will misuse in their favor. One more thing I would like to interfere. In recent tweet, Prime Minister Narendra Modi has suggested that Bill Gates could take a lead in analyzing the changes in our economic organizations. Is he an economist? What kind of changes in economic organization? I think, don't you think he is hinting towards cashless economy? जैसे वायरस जो है नोट से, करेंसी से, मुझे being a lawyer मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी मेजर्स कैशलेस इकोनॉमी लाए, जो भी लाए हैं, वो गवर्नमेंट की प्रीरोगेटिव है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। कोई भी मेजर्स जो सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को मॉर्टगेज करती है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करती है, वो मेजर्स सदैव कंट्री के नुकसान में होगा। और मैं चाहूंगा कि ये कोरोना एक बहाना ना मिल जाए, एक पोडियम ना दे दे गवर्नमेंट को, जिसके तहत गवर्नमेंट इवन पोस्ट कोरोना डेमोक्रेटिक राइट्स को इसी तरह ईट अप करते रहे। आप देखिए आज की डेट में एक क्राइसिस आया, उस क्राइसिस को डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट तरह से हैंडल कर रही हैं। कुछ जो है, कुछ का मानना है कंप्लीट लॉकडाउन, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इवन यू डाई आउट ऑफ हंगर, स्टारवेशन, यू गो अनएम्प्लॉयड, दिस इज ऑल जायज, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग। अदर गवर्नमेंट से नो, वी हैव टू आल्सो प्रिजर्व द इकोनॉमी। तो एक गवर्नमेंट का कहना है कि आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स, आपके राइट टू लिवलीहुड ऑल गॉन, आप अपने आप को लॉकडाउन करें। हैंडलिंग अ क्राइसिस इन अ सिचुएशन वेयर यू आर गिविंग राइज टू अनदर पैरेलल एंड द प्रोपोर्शनेट क्राइसिस। फॉर एग्जांपल, इस लॉकडाउन में जो किया गया, उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस था दैट योर राइट टू चूज द ट्रीटमेंट दैट वाज कंप्लीटली गॉन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, they were slapped with such kind of rules and regulation where their clinic, hospitals, everybody was at the risk of being completely sealed. So they were not operating. So इनकी जो लॉकडाउन और गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस ने दो बड़ी समस्या को जन्म दी। एक समस्या जिसका स्वरूप इतना बड़ा नहीं था कि ये पब्लिक के नजर में आ पाए, वो था ट्रीटमेंट की समस्या। वो समस्या सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स इन दौरान बीमार हुए,
अदर देन कोविड बीमारी उनको हुई एंड उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया एंड दे एक्सपायर्ड. दे कैन ओनली अंडरस्टैंड, बट क्योंकि ये मास समस्या नहीं थी और मीडिया वाज नॉट कीन टू cover it, so it came to nobody's understanding and knowledge, and they said oh कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक समस्या थी जो इंडिविजुअल लेवल पे हुई जिसे मास समझ नहीं पाई और वो इंडिविजुअल लेवल की सफरिंग बन कर गई. दूसरी समस्या जो माइग्रेंट लेबर की आई, वो समस्या इतनी बड़े लेवल पे थी, इतनी बड़ी संख्या में दिख रही थी, तो इस पे पब्लिक रिएक्शन शुरू हुआ और उसको गवर्नमेंट ने उस समस्या को उसको क्लीव नहीं कर पाई, संख्याओं को क्लीव नहीं कर पाई, तो वो एक पब्लिक मुद्दा बन गया. जैसे मेडिकल की समस्या एक समस्या थी, बहुत जेन्युइन समस्या थी, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनी, तो गवर्नमेंट ने कभी उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया. माइग्रेंट लेबर की समस्या इतनी एक्सेंचुएट हो गई कि उस पर ये होने लगी. लेकिन जो सबसे आगे जो समस्या आएंगी उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आज के देश में आज की डेट में जो भारत की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि ये वैक्सीनेशन और फोर्स वैक्सीनेशन जो है हमारे प्रति एक अन्याय है, हमारे राइट्स का हनन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के करंट रिजीम में आप अगर न्यायालय की तरफ देखेंगे तो उससे समाधान मिलने की जो चांसेस है वो बहुत कम है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी माइग्रेंट लेबर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कर्सरली रूप से पिटीशन को रिजेक्ट किया कि मैं एज ए लॉयर मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकता कि आज सुप्रीम कोर्ट इज सो डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजन. आई एम सॉरी टू से, being part of the institution, I can say that I don't find that kind of willpower. Okay. अब now the question arises कि जब आपकी जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं आती है. मैं थोड़ा और बैकग्राउंड में ले जाऊंगा. एक बार और इमरजेंसी के दौरान हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हो रहा था, तो वहां पे भी न्यायालय हमारे रक्षा में नहीं आई. एडीएम जबलपुर का बड़ा फेमस, कह लीजिए इनफेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, ड्यूरिंग द इमरजेंसी the government has a right to put you behind the bars without giving any reasons. तो मैं कहना चाहूंगा कि खासकर ऐसे सिचुएशंस में हिस्ट्री रही है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर लेती है और कोर्ट शायद वो कार्य नहीं कर पाती है जो उनके संवैधानिक दायित्व हैं. तो वैसे हालात में हमें अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए सबसे पहली बात ये होगी कि हमें ये अवेयरनेस फैलाना होगा कि फोर्स वैक्सीनेशन इज बीइंग डन विद अल्टीरियर मोटिव. अगर ऐसा आता है और उस रूप में आता है जिसमें वो क्वांटम डॉट ये है और ये सब सिचुएशंस आता है, बिकॉज देन आई वुड ट्राई टू डिस्टिंग्विश इट विद समथिंग एल्स. अगर बिल गेट्स की पोस्ट वैक्सीनेशन के प्रोग्राम आता है, अनडाउटेडली ही हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड. देखिए जो क्वांटम डॉट का मैटर बिल गेट्स बोले हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 मई को ओपनिंग सेरेमनी में ही ये बात बोली है. प्रेसिडेंट कार्लोस के थ्रू ये बात कहलवाई है कि इस वक्त हमको जरूरत है हेल्थ रिपोजिटरी टेक्नोलॉजीज की, तो जो कि वो इंफॉर्मेशन सेव कर पाए कि मेडिसिन आपको मल्टी डोज वैक्सीनेशन होंगी. बिल गेट्स ने क्लियर कर दिया है कि आपको क्वार्टरली जो है हर साल ये लेना पड़ेगा. और अब देखना इसमें ये अब इसमें देखना ये होगा कि फाइनली हम लोग जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं वो किसका है, बिल गेट्स का है या इंडिजिनस है. हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं. इन अवर इंडिया अगर वो बिल गेट्स का है, अगर वो बिल गेट्स का है और वो चिपिंग सिस्टम के साथ आता है, सर्टेनली एक कंसर्न होगा. Of course, and इंडिया जो हमारा भारत बायोटेक है, ये सब भी फंडेड बाय बिल गेट्स है. GlaxoSmithKline and all these all are that is right, but what we have to see is कि वो क्या रिपोजिटरी सिस्टम के साथ आ रहा है या उसके बगैर आ रहा है. अगर वो रिपोजिटरी सिस्टम के बगैर आ रहा है तो ऑब्वियसली हम लोगों का टेक डिफरेंट होगा. अगर ये रिपोजिटरी सिस्टम के साथ आ रहा है तो सबसे पहली बात, 2-3 बातें होंगी. वो ये है कि गवर्नमेंट को अपनी वैक्सीनेशन को लेके डुबियस है. यूएस के कोर्ट में केस चला जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ कि आप एवरी 2 years आप सारी रिपोर्ट्स देंगे जिसमें ये इंश्योर करेंगे कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपका सेफली आप फॉलो कर रहे हैं. कैनेडी, मिस्टर कैनेडी जो कि लॉयर हैं, ही इज नेफ्यू ऑफ जॉन ऑफ कैनेडी,
he had filed a case, and he was asking that the concerned company of Bill Gates must provide the reports of its safety, which was one of the terms and condition of the Bill Gates company with the US Congress, wherein the Bill Gates had said कि हम इसकी safety reports हम हर 2 साल के बाद फाइल करेंगे. फाइंडिंग ये कोर्ट की आई कि since 1987 till there was no report. So for such a long time, एक फाउंडेशन, एक कंपनी आप सेफ्टी रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप सेफ्टी मेजर से खिलवाड़ कर रहे हैं. इस जूनियर कैनेडी ने, जो कि एक लॉयर हैं यूएस में, प्रतिष्ठित लॉयर हैं, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, उन्होंने केस किया था बिल गेट्स के कंपनी के खिलाफ कि यूएस के साथ जो उनका समझौता हुआ था, उस समझौते में उन्हें सेफ्टी रिपोर्ट्स फाइल करने थी कांग्रेस के पास, यूएस कांग्रेस के पास, हर 2 साल. बट ये पाया गया कि बिल गेट्स की कंपनी ने कभी कोई सेफ्टी रिपोर्ट्स नहीं फाइल करी और अपनी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चलाते रहे. तो और उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पे कॉम्प्रोमाइज किया. अब वर्ल्ड वाइड ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इनके जो मॉडल्स हैं वो बहुत सेफ नहीं हैं, इनका कुछ और एजेंडा होता है, ये विदाउट कंक्लूसिव प्रूफ एक गिनी पिग की तरह लोगों पे रैंडम इस्तेमाल करते हैं. ये सारी चीजें बड़ा रैम्पेंट है, ये कहीं से भी इसको गैदर किया जा सकता है. अब देखना ये होगा कि क्या हमारी सरकार भी इन पहलुओं पे अपनी नजर रखते हुए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरह से इंडिया में लाने की कोशिश करती है. अभी हमने आपको सुब्रमण्यम स्वामी की बात बताई थी, आवाजें उनके पार्टी के अंदर से भी उठने लगी कि बिल गेट्स आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें. अब ये विजडम हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें ये विजडम हो, और उस विजडम के होने के पहले तो सबसे बड़ी शर्त है कि अगर इनके बीच कोई समझौता नहीं है, कुछ हिडन अग्रीमेंट नहीं है, कुछ हिडन इंटेंशंस नहीं है, तब तो बिल गेट्स के द्वारा जो वैक्सीनेशन लाई जा रही है वो ऑब्वियसली हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते और उसके लिए अगेंस्ट पे जाना पड़ेगा. अब मैं इसको बताऊं कि अभी आपने सुना होगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड के ऑडिटिंग के लिए मना कर दी. आपने देखा होगा लॉकडाउन में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको कैसे अंदर रहना है और एकदम बाहर नहीं निकलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता कि क्या प्लानिंग है. एक तो अपने राइट्स के प्रति अवेयर हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा ब्लाइंडली किसी भी सत्ता, किसी भी रिजीम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो ना करें, अपनी आंखें खुली रखें, बिकॉज इट्स बहुत ओल्ड सेइंग है कि पावर करप्ट्स पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों को आप अपना मसीहा समझ बैठते हैं, वो बाद में पता चलता है कि वो आपके डेमोक्रेटिक राइट्स का सबसे बड़े हनन करने वाले हैं. तो अपनी आंखें खुली रखिए. और ये कोरोना एक हेल्थ प्रॉब्लम तो है, बट ये ऐसी क्राइसिस नहीं है कि वो पूरी मानवता को ले डूबेगी. कुछ इसमें कृत्रिम एलिमेंट्स भी हैं. तो होपिंग दैट एवरीथिंग विल सबसाइड टुमारो or in days to come. Thank you.